काव्य के तत्व, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। कवि स्वयं की आत्मा और बुद्धि का आविष्कार काव्य रचना के माध्यम से करता है। प्रतिभा संपन्न कवि कभी भी यह विचार करके काव्य की रचना नहीं करता कि वह किसी काव्य का निर्माण कर रहा है और वह रचना अपने आप में पूर्ण है। वह अपनी नई सृष्टि की रचना करता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। काव्य में सभी प्रकार के विषयों को व्यक्त करने की क्षमता होने के कारण कवि को सर्वव्यापक माना जाता है। काव्य शब्द का निर्माण कवि शब्द से हुआ है, क्योंकि कवि कर्म ही काव्य होता है। अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार काव्य की परिभाषाएं दी हैं। इन विद्वानों ने रस, ध्वनि, गुणात्मकता, चमत्कार, अलंकार, आनंद, सुंदरता आदि विशेषताओं को स्पष्ट किया है। संस्कृत के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है: रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। पंडितराज जगन्नाथ ने अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य माना है। काव्य की यह परिभाषा संस्कृत की अन्य परिभाषाओं की तुलना में परिपूर्ण एवं व्यापक मानी गई है। संस्कृत के विद्वानों के समान ही हिंदी के विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषा देकर उसके स्वरूप और विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य का स्वरूप निरूपण इस प्रकार से किया है: काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। श्याम सुंदर दास जी ने काव्य की रसात्मकता को आवश्यक माना है। काव्य शब्द की महत्ता को किसी एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों को काव्य में महत्व दिया है। यही कारण है कि कोई भी परिभाषा परिपूर्ण नहीं बन सकी। भिन्न भिन्न गुणों को और तत्वों को ये विद्वान काव्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कवि अत्यंत संवेदनशील प्रवृत्ति वाला होता है। वह अपने विचारों एवं अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्रियाशील रहता है। अपनी इसी छटपटाहट को वह काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जब मन के भावों की अनुभूति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, तब उसमें काव्य के भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इन चारों तत्वों का समावेश होता है। इनमें से भाव, कल्पना और बुद्धि ये तीनों तत्व काव्य के आंतरिक तत्व माने जाते हैं और शैली तत्व को काव्य का बाह्य तत्व माना जाता है। काव्य में इन तत्वों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दृष्टि से इनका विवेचन इस प्रकार से किया गया है: भाव तत्व। भाव तत्व का काव्य में सबसे अधिक महत्व है। भावयुक्त अनुभूति ही पाठक को अत्यधिक प्रभावित करती है। भाव तत्व की रागात्मकता के कारण काव्य में रस, आनंद और सुंदरता को समाहित किया जा सकता है। हृदय की रागात्मकता का संबंध जब किसी वस्तु अथवा घटना से स्थापित हो जाता है, तब हृदय की यही अनुभूति काव्य के रूप में प्रस्फुटित होती है। महादेवी वर्मा ने लिखा है, अनुभूति अपनी सीमा में जितनी प्रबल होती है, उतनी बुद्धि नहीं। हमारे स्वयं जलने की हल्की अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के ज्ञान से अधिक स्थायी रहती है। कवि को अपनी हृदय की अनुभूति को रमणीयता के साथ अभिव्यक्त करना पड़ता है, तभी उसमें संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। लोकगीत और गीतिकाव्यों में भाव तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए वे अधिक लोकप्रिय होते हैं। भाव तत्व ही काव्य को रुचिकर एवं मधुर बनाता है। भावों की व्यापकता, गहनता और सूक्ष्मता को कवि अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसलिए भाव तत्व के अभाव में काव्य का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य मन की अनुभूति इसमें होती है। मनुष्य के मन में स्थित स्थायी भाव काव्य में रस के रूप में प्रकट होते हैं। ये स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थित होते हैं। यह भाव सृष्टि यद्यपि सबके मन में होती है, किंतु अत्यधिक भावुक और चिंतनशील कवि अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभावित करना चाहता है। राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने 11 स्थायी भाव बताए हैं, जो काव्य के माध्यम से रस के रूप में प्रस्फुटित होते हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, अपत्य, स्नेह, इष्ट देव विषयक रति। जब हृदय में निर्मित होने वाली वृत्तियों को शब्दबद्ध किया जाता है, तब उसमें रस का संचरण होता है और वह भावयुक्त सफल रचना निर्मित होती है। भाव रूप में कवि की आत्मानुभूति प्रकट होती है। भाव तत्व का संबंध सीधे हृदय से होता है, इसलिए भाव तत्व के अभाव में काव्य निर्माण असंभव है। अतः भाव तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्धि तत्व। काव्य में भावों के साथ साथ विचारों का औचित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दृष्टि से काव्य में हमें विविध रूपों में बुद्धि तत्व का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है।
व्यापक दृष्टि और भावों का सौंदर्य बुद्धि तत्व के कारण ही संभव है। सजग दार्शनिकता का होना एक सफल कवि बनने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह तत्व भावों और कल्पनाओं की विपरीतता पर अंकुश लगाने का काम करता है। बुद्धि तत्व भाव तत्व के सहायक के रूप में कार्य करता है। भाव तत्व के सहायक के रूप में बुद्धि तत्व का काव्य में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बुद्धि तत्व की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने लिखते हैं, साहित्य का उद्देश्य पुनर्तः विचार तत्व में होता है। विचार तत्व के प्रभाव के कारण साहित्य में यथार्थता, स्पष्टता आदि गुणों का समावेश होता है। कथानक का उचित चुनाव, चरित्र चित्रण, वर्णनात्मकता, समय सापेक्षता, उचित अनुचित इन सब विषयों का महत्व एवं ध्यान बुद्धि तत्व पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से सफल काव्य की रचना करने में बुद्धि तत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि केवल पांडित्य से काव्य के जड़ बनने की संभावना अधिक होती है। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। विचार और भाव दोनों का अनुशासन काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केवल बुद्धि तत्व के आधार पर उच्च कोटि का काव्य निर्मित नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धि तत्व काव्य विकास में अत्यंत सहायक होता है। कल्पना तत्व। कवि की काव्य निर्माण शक्ति का चरमोत्कर्ष कल्पना तत्व पर निर्भर होता है। कल्पना तत्व का काव्य में एक असाधारण स्थान होता है। भावों का विस्तार और सुगठित रूप कल्पना तत्व पर ही निर्भर करता है। कल्पना का अर्थ है निर्माण करना। कवि के काव्य निर्माण की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। कल्पना की अपरिमित शक्ति होने के कारण कवि साक्षात ईश्वर से भी स्पर्धा कर सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार कवि काव्य सृष्टि का निर्माण करता है। काव्य की रमणीयता, चमत्कारिकता और आनंद की अधिकता कल्पना से ही संभव होती है। प्रत्येक कवि का कल्पना का क्षेत्र स्वयं की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे भूषण और मतिराम दोनों भाई हैं, किंतु एक ही युग में समान परिस्थितियों में इन दोनों भाइयों की रुचि भिन्न भिन्न दिखाई देती है। भूषण की कल्पना ने वीररस का वर्णन करके रमणीयता को प्राप्त किया और मतिराम की कल्पना श्रृंगार रस का वर्णन करने में रमणीयता को प्राप्त हुई। अतः प्रत्येक कवि की कल्पना का दृष्टिकोण स्वतंत्र और भिन्न होता है। कल्पना तत्व का काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसकी सहज भाव प्रवणता काव्य में महत्वपूर्ण होती है। केवल कोरी और विचित्र कल्पना के द्वारा काव्य रमणीय नहीं बन सकता। काव्य रचना की प्रभाव क्षमता और सफलता कल्पना तत्व के यथायोग्य प्रयोग पर निर्भर करती है। शैली तत्व। शैली काव्य का बाह्य तत्व है, किंतु इसका काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भाव काव्य की आत्मा है तो शैली उसका शरीर है। काव्य रचना में भाव तत्व और शैली तत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह काव्य का कला पक्ष माना जाता है। इस तत्व के अंतर्गत अनुभूति को अभिव्यक्त किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने कला पक्ष के निम्नलिखित तत्व बताए हैं। क भाषा, ख अलंकार, ग छंद, घ वर्णन। काव्य के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कला पक्ष के इन तत्वों का विशेष योगदान होता है। हृदय के भावों को उचित रूप में शब्दबद्ध करने की कलात्मकता को ही शैली तत्व कहते हैं। काव्य की शैली में सहजता का गुण आवश्यक माना जाता है। शैलियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। विषय भेद के अनुसार उसकी पृथकता की पहचान की जाती है। शैली में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही होती है। अलंकार योजना से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है और छंद के कारण काव्य में संगीतात्मकता का निर्माण होता है। इसलिए अलंकार और छंद का शैली में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य मन की संवेदना, चिंतन, कल्पना और इनको अभिव्यक्त करने की शैली के कारण काव्य प्राणवान बनता है। काव्य का सौंदर्य इन चार तत्वों पर निर्भर होता है। कविता चाहे किसी भी कालखंड की हो, कवि को इन तत्वों का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। कविता के इन चार तत्वों के कारण काव्य रचना प्रभावात्मक एवं श्रेष्ठ बनती है।